हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, हम प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली वीडियोस मैंने वैदिक काल को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 16 महाजनपदों को पढ़ लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य काल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अगर आपने 16 महाजनपद की वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो में हमने 16 महाजनपदों को पढ़ा था। तो जो 600 ईसा पूर्व का जो समय था, उस समय क्या हुआ था कि लोहे की खोज हो गई थी, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य पहले खाना बदोश जीवन को जीता था, लेकिन 600 ईसा पूर्व के समय में जब लोहे की खोज हो गई, तो लोहे की खोज होने के बाद मनुष्य स्थायी जीवन करने लगा। चूंकि उस लोहे के माध्यम से उसने अस्त्र शस्त्र, खेती से आदि जो कृषि के लिए जो उपकरण होते हैं उन सब का वो इस्तेमाल करने लगा, उपकरणों को बनाने लगा। इस प्रकार से खेती की मदद होने लगी, खेती करने में मदद होने लगी, जंगलों को साफ करने में आसानी हो गई, खेतों में हल चलाना आसान हो गया। तो कई प्रकार के उपकरण ऐसे हुए जिनके माध्यम से कृषि कार्य आसान हो गया और स्थायी जीवन की ओर हम अग्रसर हो गए। तो मैंने बात करी है 16 महाजनपदों की, जो कि 600 ईसा पूर्व का समय था, वो 16 महाजनपदों का समय। तो आइए देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 600 ईसा पूर्व का जो समय था, उस समय 16 महाजनपदों की हमने बात करी थी। 16 महाजनपदों में जितने भी 16 महाजनपद थे, उन सभी 16 महाजनपदों में आपका जो कौशल था, वज्र था और जो मगध था, ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य थे। लेकिन इन सभी में भी जो मगध साम्राज्य था, इसको आप विशेष रूप से देखेंगे, क्योंकि जो बिहार साइड का जो क्षेत्र था, जहां पर आपके मुख्य रूप से 3 क्षेत्र थे, जो कि बिहार, मैंने आपको 16 महाजनपदों में बताया था कि बिहार के 3 ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि मगध, अंग और वज्र संघ। ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जो कि बिहार से संबंधित थे, जिसमें से कि आपका मगध, वज्जी और उत्तर प्रदेश का जो कौशल महाजनपद था, यह मुख्य रूप से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुए। अंततोगत्वा जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ और आगे चल करके मगध की जो विशेषताएं हैं, जो कि भौगोलिक विशेषता है, 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण, अपनी भौतिक विशेषता के कारण, लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होने के कारण मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य रहा। इसके अलावा मगध में कई ऐसे साम्राज्य थे जो कई ऐसे सम्राट थे जिनकी अपनी बौद्धिक नीतियां और उनकी जो कुशल जो कूटनीति थी, उसके आधार पर ये मगध को और आगे लेकर के चले गए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से जो मगध का उत्कर्ष है वो एक अलग चैप्टर है, जिसके अंतर्गत आप सिर्फ मगध को पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं 600 जो बीसी यानी 600 ईसा पूर्व का जो समय था, वो महाजनपद काल का समय था। 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। इन सभी 16 महाजनपदों को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से, मैप के माध्यम से और पूरी डिटेल से हर तरीके से बताया हुआ है। आप उसको जाकर के जरूर देखिएगा, आपको सभी 16 महाजनपद मैप पर अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और उनकी ट्रिक के माध्यम से भी उनकी जो राजधानियां हैं, जिससे प्रश्न बनते हैं, वो भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो उसको आप जरूर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो 600 बीसी जो महाजनपद काल था, 16 महाजनपद थे। इन सभी 16 महाजनपदों में जो मुख्य रूप से 3 मगध, वज्र संघ और कौशल, ये 3 ऐसे महाजनपद थे जो कि सबसे शक्तिशाली थे। अब अगर आप महाजनपद को ना समझ पा रहे हो, तो महाजनपद का अर्थ हो गया कि जैसे आजकल राज्य हैं, तो आप इसको 16 राज्य मान सकते हैं, जिसमें से मगध, वज्र संघ और कौशल ये मुख्य रूप से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य या सबसे शक्तिशाली महाजनपद या राज्य हुआ करते थे। तो अब यहां पर मैंने आपको बताया मगध, वज्र और कौशल। अब अगर हम बात करते हैं, मुख्य रूप से जो मगध है ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रहा। बिहार का ये राज्य, इसने अपने जो साम्राज्यवादी नीति का अगर हम बताते हैं, तो सबसे पहले साम्राज्यवाद को जो विस्तार हुआ वो मगध से ही स्टार्ट हुआ, और जो कि भारत क्या पूरा जो ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, पूर्व की तरफ देखेंगे तो बंगाल है, दक्षिण में कर्नाटक, यहां तक पूरा जो साम्राज्य विस्तार हुआ था वो होता मौर्य काल में। और इस मगध साम्राज्य के आधार पर इसका विस्तार हो पाया था। तो यहां पर हम देखते हैं मगध, वज्र और कौशल। अब यहां पर देखते हैं जो मगध है,
मगध में सबसे पहले बृहद्रथ जिसको कहा जाता है कि जरासंध का पुत्र था, और महाभारत काल का जो समय था इसी काल में सबसे पहले माना जाता है कि जो बृहद्रथ है सबसे प्राचीन शासक यही था मगध का। लेकिन इसके विषय में उतनी जानकारी नहीं है कि इसके माता पिता कौन थे, इसका जन्म कहाँ हुआ था, इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। क्योंकि महाभारत काल जो कि युद्ध का समय था, तो सिर्फ इतना सा वर्णन था कि जो बृहद्रथ था ये मगध का सम्राट हुआ करता था। तो मैंने आपको बताया कि बृहद्रथ जो कि जरासंध का पुत्र था, और महाभारत काल का जो समय था वो समय था बृहद्रथ का। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मगध पर कुछ अनेक वंशों का शासन रहा, जैसे कि आपका हर्यक वंश जिसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने, हर्यक वंश जिसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, ये पूरा क्रम है। इसके बाद आपका जो है शिशुनाग वंश, तो जो आपका हर्यक वंश था, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक की हत्या करने के बाद शिशुनाग ने हत्या की थी, और शिशुनाग वंश से एक नए वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना हुई। तो नंद वंश जिसका संस्थापक था महापद्म नंद, और महापद्म नंद का जो नंद वंश था उसका जो अंतिम शासक था घनानंद की हत्या कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इस प्रकार से मगध पर एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से 600 जो ईसा पूर्व का 16 महाजनपद का काल था, उसके बाद 3 साम्राज्य सबसे शक्तिशाली उभर कर आए, जिसमें मुख्य रूप से मगध, और मगध पर एक क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और आपके मौर्य वंश की स्थापना का काल होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया मौर्य वंश तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने, शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने, नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने, और मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मुख्य रूप से ये हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश के ये मुख्य रूप से संस्थापक हैं। अगर बात करते हैं हर्यक वंश की, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मुख्य रूप से अगर तो हर्यक वंश की, तो इसका जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। तकरीबन बिंबिसार ने 52 वर्षों तक बिंबिसार ने मगध साम्राज्य पर अपना शासन किया था, और इसका इतना लंबा जो शासन था वो मुख्य रूप से इसके कुछ अपनी कूटनीति थी, जिसके आधार पर बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को इतने लंबे समय तक चलाया था। और जो बिंबिसार है इसे भारतवर्ष का प्रथम सम्राट के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक या वास्तविक सम्राट अगर मगध का कोई था तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अगर प्रारंभिक शासक तो वो बिंबिसार था। बिंबिसार की अपनी कुछ नीतियां थी, जिसके आधार पर इसने मगध साम्राज्य को इतने समय तक उसने शासन किया मगध पर, जिसमें से एक था इसकी मैत्रिक नीति। यह मित्रता कर लेता था, यानी इसने सोचा कि अगर हम अपने लोगों से मित्रता करेंगे तो वो हमारे मित्र बन जाएंगे और हमारे साम्राज्य की स्थापना मजबूत रहेगी। तो मित्रता इसने की। इसका जो एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक, राजवैद्य या जो कि वैद्य जैसे कि डॉक्टर आजकल के हैं, तो इसी प्रकार से एक सुप्रसिद्ध इसके राजवैद्य थे जिनका नाम था जीवक। और इन्हीं जीवक ने क्या किया था कि सबसे पहले तो जो गौतम बुद्ध थे उनका वो उपचार किया था। उसके बाद इन्हीं बिंबिसार ने अवंती के एक राजा थे जिनका नाम था चंड प्रद्योत। इस चंड प्रद्योत को एक पांडु रोग हो गया था, तो पांडु रोग का सफल इलाज किया था इन जीवक ने, जिसके आधार पर क्या हो गया था, चंद्र प्रद्योत से मैत्री संबंध स्थापित किए थे बिंबिसार ने। एक और दूसरी इनकी नीति थी जो कि थी विवाह की नीति। इन्होंने क्या किया था बिंबिसार ने कि जो कौशल नरेश थे, कौशल नरेश जिनका नाम था प्रसेनजित, कौशल नरेश जिनका नाम था प्रसेनजित, इनकी बहन थी महाकोशला। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी महाकोशला से विवाह किया था। इसके अलावा वैशाली के जो नरेश थे, चेटक की बहन थी चेलना से विवाह किया था।
और चेलेना से विवाह के बाद मद्र देश की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था क्षेमा। मद्र देश की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था क्षेमा, और क्षेमा से भी विवाह किया था। तो मैत्री नीति, विवाह नीति इन्होंने किया, लेकिन अगर इनकी मैत्री नीति और विवाह नीति अगर काम नहीं करती थी तो ये क्या करते थे, शत्रु के ऊपर युद्ध के द्वारा विजय प्राप्त करते थे। और एक इनकी युद्ध की नीति भी हुआ करती थी, जिसके अंतर्गत अंग महाजनपद का एक शासक था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। अंग महाजनपद का एक शासक था जिनका नाम था ब्रह्मदत्त, और ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग महाजनपद को मगध में मिला दिया था बिंबिसार ने। तो इस प्रकार से इसकी नीति बिंबिसार की जो कि मैत्री, विवाह और युद्ध की नीति थी, जिसके अंतर्गत मैत्री के अंतर्गत जीवक इसका एक राज दरबार का एक वैद्य था। उसने क्या किया था, चंड प्रद्योत जो कि एक अवंती का शासक था, उसका इलाज किया था, पांडु रोग का इलाज किया था, और विवाह किया था कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के जो शासक चेटक की पुत्री चेदना से, और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। अंग महाजनपद पर आक्रमण करके या युद्ध करके उसको भी जीत करके अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस प्रकार से ये बिंबिसार के कुछ अपने नीतियां थी जिसके आधार पर इसने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने की कोशिश की थी। तो इसकी हत्या करती थी इसके पुत्र अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ने की थी जिसका नाम था उदयन। और इस प्रकार से आगे चल करके हर्यक वंश समाप्त हो जाता है, और हर्यक वंश को समाप्त करता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग जो कि इनका अमात्य था, शिशुनाग जो कि हर्यक वंश का अमात्य था। अमात्य का मतलब एक मंत्री पद, बड़ा मंत्री पद होता है। और इसने क्या किया था कि शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश को समाप्त करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसके बाद आता है नंद वंश, जिसका संस्थापक था महापदम नंद, और महापदम नंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना की थी। और नंद वंश का अंतिम शासक जो कि एक प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद की स्टोरी आपको शायद याद होगी कि जब सिकंदर मकदूनिया का शासक था या यूनानी था सिकंदर, जिसे यूनानी इतिहासकार एलेक्जेंडर भी कहते हैं, भारत में उसको सिकंदर कहा जाता है। तो सिकंदर जब सिकंदर पूरे विश्व को जीतता हुआ आ रहा था तो व्यास नदी के पास में उसका राजा पोरस से युद्ध हुआ, और पोरस से जब युद्ध हुआ तो उसको लगा कि हाँ वास्तव में किसी से युद्ध हुआ, क्योंकि पोरस हार तो गया था लेकिन उसकी सेना हतोत्साहित हो गई थी, क्योंकि पोरस एक छोटा सा राजा था और छोटे से राजा से लड़ने में इनकी सेना को नाको चने चबाने पड़े थे। तो जो सिकंदर था उसकी सेना ने सोचा कि जो ये छोटे से राजा से हम लड़ नहीं सक रहे हैं, तो आगे चल के जो मगध सम्राट रहा होगा, ये जो मगध शासन है जिसका नाम पूरे विश्व में था, तो उससे किस प्रकार से लड़ सकेंगे। तो इनका मनोबल टूट गया था, और जो सिकंदर था उसने भी इनके मनोबल को बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। इतिहास में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है, और इन्होंने व्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दिया। यानी जो सिकंदर की सेना थी उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, और सिकंदर वापस चला गया, जिसके 1 साल ही बाद सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और इसी नंद वंश का जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था राजा पोरस के साथ में युद्ध हुआ था, उसी समय नंद वंश का शासक था घनानंद। इसी घनानंद के दरबार में तक्षशिला से एक चाणक्य, जिनका जो कि बहुत प्रसिद्ध आप जानते हैं चाणक्य आए थे, जिनका नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है। विष्णुगुप्त या कौटिल्य चाणक्य के अन्य नाम है। तो चाणक्य इसी घनानंद के दरबार में आए थे, और इसने घनानंद ने क्या कर दिया था कि चाणक्य का अपमान कर दिया था। और चाणक्य चूंकि ब्राह्मण थे, इन्होंने अपनी एक शिखा खोली, और शिखा खोलने के बाद कहा कि जब तक नंद वंश को समाप्त नहीं कर देंगे तो अपनी शिखा या अपने केश को बांधेंगे नहीं। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि एक खेल था, खेलते खेलते जिसका कहते हैं राजकीलम का खेल, राजकीलम एक खेल हुआ करता था। उस राजकीलम को खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था चाणक्य ने, और चाणक्य की उनसे मुलाकात हुई, और चाणक्य उनको ले गया तक्षशिला, जो कि
गांधार प्रदेश की, गांधार महाजनपद है, उसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्ष मैंने आपको बताया भगवान राम के भाई थे भरत, भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर ही तक्षशिला का नाम रखा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के 6 वर्षों के लिए प्रशिक्षण हेतु चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले गए और वहां से उसे बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया। और जब वापस आए हैं तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से परास्त कर दिया और 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि नंद वंश को समाप्त करके किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। आई होप आपको अभी तक जितना ये पूरा परिचय था ये समझ में आया होगा। अब अगर बात करते हैं मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश के 2 पहलू हम दे सकते हैं साक्ष्य के तौर पर। मौर्य वंश के साक्ष्य के तौर पर हम 2 पहलू देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत एक पहलू है आपका साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत बौद्ध धर्म है उसके कुछ ग्रंथ हैं, जैसे दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान। दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान, इन बौद्ध ग्रंथों में मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छी खासी जानकारी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन में, इसमें भी मौर्य वंश के विषय में अच्छी खासी जानकारी देखने को मिलती है। इसके बाद विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य की एक राजनीतिक पूरा शास्त्र था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इसमें भी मेगस्थनीज जो कि एक सेल्यूकस निकेटर का दूत था, मेगस्थनीज, जिसने अपनी पुस्तक भारत में आकर के लिखी जिसका नाम था इंडिका, उसमें भी मौर्य वंश के विषय में अच्छी जानकारी मिलती है। और पुराणों में भी मौर्य वंश के विषय में कुछ जानकारी दे रखी है। आइए देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी का स्रोत है वो है अभिलेख। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रुद्रदामन का अभिलेख है, इसके अलावा अशोक के अपने बहुत सारे अभिलेख हैं जिनसे मौर्य वंश के विषय में अच्छी खासी जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भवन हैं, पूरा पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना को ही पाटलिपुत्र कहते थे, तो पाटलिपुत्र में कुछ ऐसे भवन हैं जिनके अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ भवन है, कुछ स्थापत्य कला है जो कि मूर्ति वगैरह हैं जो कि मौर्य वंश काल की विषय में जानकारी देती हैं। और इस प्रकार से तमाम पुरातात्विक स्रोत हैं जिसके आधार पर मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो एक हो गया साहित्यिक साक्ष्य या स्रोत, दूसरा हो गया पुरातात्विक स्रोत। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 600 बीसी में किस प्रकार से महाजनपद काल उदय हुआ, लोहे की खोज हुई। उसी लोहे की खोज के तकरीबन 400 ईसा पूर्व व 300 ईसा पूर्व का जो समय था, उसी समय जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 2 ऐसे धर्म थे जिनका उदय भी तेजी से हो रहा था। और लोहे की खोज के बाद जो कुछ जन थे, मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में जन थे, जन से महाजनपद बना और लोहे की खोज के बाद इन जनपदों ने तरक्की करना शुरू कर दिया। जब इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो इन्होंने क्या किया कि स्थायी जीवन किया, कृषि करी, कृषि से अधिशेष उत्पादन किया। अधिशेष का अर्थ मैंने आपको बताया कि खाने के बाद जितना भोजन बचता था या अन्न बचता था उसको ही बेच करके व्यापार करते थे और कर वगैरह ले करके जो इनकी स्थिति मजबूत होती गई, जिसके अंतर्गत सबसे मजबूत मगध, वज्र और कौशल थे। इन तीनों में भी मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रहा, जिसके अंतर्गत मगध का सबसे जो पहला शासक था बृहदत्त, फिर उसके बाद हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और अंत में मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनके 2 साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं मौर्य वंश की स्थापना के बारे में।
तो मौर्य वंश की स्थापना के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो इसकी स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि आप जानते हैं, जो कि 322 से लेकर के 298 बीसी या ईसा पूर्व, 322 से 298 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का समय। इसी समय क्या हुआ कि अगर हम देखें इनके कुछ अन्य नामों को, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अन्य नाम हैं जिसके अंतर्गत जो स्ट्रैबो हैं, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, ये चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहते थे। क्या कहते थे? सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य का एक अन्य नाम है सेंड्रोकोटस, दूसरा नाम है एंड्रोकोटस। तो एंड्रोकोटस कहा प्लूटार्क ने और एप्पियानस ने, प्लूटार्क ने और एप्पियानस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम देखते हैं इनके नामों का अगर स्पष्टीकरण सबसे पहली बार कि इनको सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी कहा जाता था, तो इन नामों का स्पष्टीकरण करा था सर विलियम जोन्स ने। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने इन नामों का स्पष्टीकरण किया था। इसके अलावा जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस ग्रंथ था, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस ग्रंथ, मुद्रा राक्षस, इसके अंतर्गत इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन भी कहा गया है। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी इतिहास के अंतर्गत नहीं है कि ये किस कुल के थे, कहां के थे, कैसे थे, ऐसी कोई भी जानकारी इतिहास में मौजूद नहीं है, लेकिन सभी ने अपने अपने हिसाब से इनको लेकर के स्पष्टीकरण दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत मुद्रा राक्षस में इन्हें वृषल कहा गया, कुलहीन कहा गया। जैन और बौद्ध ग्रंथों में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनको क्षत्रिय कहा गया। जैन और बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय जाति का कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें शूद्र कहा गया। रोमिला थापर इन्होंने इसे वैश्य कहा, जबकि जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, इन्होंने अपने अर्थशास्त्र जो इनकी पुस्तक है उसके अंतर्गत इस प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं किया। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने यह कहा जरूर है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में यह कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन है वो बहुत निम्न स्थिति में गुजरा, यानी बहुत गरीबी स्थिति में गुजरा है। इस बात को कहा, निम्न स्थिति के अंतर्गत हम उसको निम्न जाति का नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जिसका शासनकाल 322 से 298 बीसी का समय था, अन्य नाम सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस है, जिसका स्पष्टीकरण सर विलियम जोन्स के द्वारा दिया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। बौद्ध जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय, ब्राह्मण ग्रंथ में शूद्र, रोमिला थापर ने इन्हें वैश्य जाति का कहा था। सिकंदर के समय मैंने आपको बताया था कि जब मौर्य वंश की स्थापना हुई तो उसके पहले था नंद वंश, और नंद वंश के समय में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था, राजा पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ था। और सिकंदर के समय ही क्या हुआ था कि चाणक्य घनानंद के दरबार में आया। घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने बदला लेने के बारे में सोचा कि किस प्रकार से नंद वंश को समाप्त किया जाए। इसी समय क्या हुआ था कि राज कीलम खेल खेलते समय चंद्रगुप्त की भेंट क्या हो गई थी, चाणक्य से हो गई थी, या विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं चाणक्य को, उनसे हो गई थी। और चाणक्य ने क्या किया था कि तक्षशिला ले जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य को 6 वर्ष तक प्रशिक्षित किया, और उसके बाद जब वहां से वापस आया तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर दिया। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, उसको समाप्त करके नंद वंश को खत्म कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना मानी जाती है। और 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके गद्दी पर, मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि 322 ईसा पूर्व में घनानंद को पराजित करके जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। और 305 ईसा पूर्व में पुनः एक यूनानी शासक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था इसका? सेल्यूकस निकेटर, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पास चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में हाइडेस्पीज का युद्ध होता है। हाइडेस्पीज या जो झेलम नदी है, झेलम नदी को वितस्ता नदी भी कहते हैं। मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में, जैसे कि वैदिक काल वगैरह है, उस समय उन नदियों को क्या कहते थे ये भी मैंने आपको बताया।
जैसे सतलज नदी को शतुद्री नदी कहते हैं, तो इसी प्रकार से झेलम नदी को वितस्ता नदी कहते थे। तो वितस्ता का युद्ध कह सकते हैं, और जो यूनानी शासक थे इसे हाइडेस पीज का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइडेस पीज का युद्ध कहते हैं। इस हाइडेस पीज के युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है। सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, और सेल्यूकस निकेटर क्या करता है कि इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना, और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से ये कर देता है। और संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ ऐसे प्रांत या 4 ऐसे राज्य गिफ्ट के तौर पर या संधि के तौर पर देता है, जैसे काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान गिफ्ट के तौर पर या संधि के हिसाब से देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ये तो काबुल तो भारतीय, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान ये तो भारतीय नाम है, लेकिन अगर इनको यूनानियों के नजरिए से अगर देखते हैं तो काबुल को बोलते हैं पेरिसदई, कंधार को बोलते हैं अराकोसिया, हेरात को बोलते हैं एरिया, और बलूचिस्तान को बोलते हैं जेड्रोसिया। तो इस प्रकार से इन 4 राज्यों को संधि के अनुसार जो सेल्यूकस निकेटर है वो चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके विपरीत क्या करते हैं कि 500 हाथी को गिफ्ट के तौर पर सेल्यूकस निकेटर को दे देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कुछ ये मुख्य रूप से जानकारी है। अब जो महावंश है मैंने आपको बताया कि जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश, तो महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का स्वामी या सम्राट कहा गया है। जम्बूद्वीप का अर्थ हम यहाँ पर लिखा सकते हैं। जम्बूद्वीप के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो कश्मीर का क्षेत्र उसको जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। जम्मू एंड कश्मीर वाला समय जो स्थान है। अब यहाँ बात करते हैं कि अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं, और वहां पर जा करके संलेखना विधि के द्वारा संलेखना विधि या संलेखना पद्धति के अंतर्गत क्या हो गया कि अन्न और पानी यानी उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए या समाधि ले ली। उपवास के द्वारा या संलेखना विधि इसको कहते हैं। बौद्ध इसे संथारा कहते हैं। बौद्ध क्या कहते हैं? उपवास विधि को बौद्ध संथारा कहते हैं। तो संथारा या संलेखना या उपवास, इसके माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 298 ईस्वी का जो समय था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो यहां तक हमने देख लिया चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पूरा ये मौर्य काल है ये एक लंबी वीडियो है, तो मैं 2 पार्ट में आपके लिए इस वीडियो को लेकर के आऊंगा। इन दोनों पार्ट को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं। और जो मौर्य साम्राज्य है, बिंदुसार के बाद हम देखेंगे अशोक, और अशोक के बाद हम पूरा अशोक के जितने भी अभिलेख है उनमें क्या, चूंकि अशोक के अभिलेखों से कई प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं तो उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा जो मौर्य साम्राज्य है उसकी आर्थिक, राजनीतिक, स्थापत्य कला क्या है, धार्मिक स्थिति क्या थी, इन सब को भी एक एक करके देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं बिंदुसार के शासनकाल को। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद 298 ईस्वी में बिंदुसार यह गद्दी पर बैठता है, उत्तराधिकारी होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार को एक भाग्यशाली सम्राट कहा जाता है। उसका कारण क्या कि जो बिंदुसार हैं इनकी अपनी स्वयं की कुछ खास उपलब्धियां नहीं है, लेकिन ये एक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और एक महान सम्राट अशोक के पिता थे। तो इस तौर पर इनको हम देख सकते हैं। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे और 298 ईसा पूर्वीय मगध की गद्दी पर बैठ जाते हैं। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अन्य नामों को देखें तो अमित्रघात कहा जाता है, सिंहसेन कहा जाता है, इनको कहा जाता है अमित्रघात, भद्रसार इनको वायु पुराण में कहते हैं, नंदसार, बिंदुसार कहा जाता है इनको, परिशिष्ट पर्वन है जैन ग्रंथ, इसमें इनको बिंदुसार कहा जाता है और बिंदुपाल कहा जाता है इनको चीनी ग्रंथ में इन्हें बिंदुपाल कहा जाता है। और
जैन ग्रंथ में इनको सिंहसेन भी कहा गया है। तो इनके कुछ अन्य नामों को देख लिया। और जो बिंदुसार हैं, इनकी माता का नाम था दुर्धरा। इनकी माता का क्या नाम था? दुर्धरा। इनके अन्य नामों को आपने देख लिया, अमित्रघात, भद्रसार, नंदसार और बिंदुपाल। सिंहसेन इनको जैन ग्रंथों में कहा गया। चूंकि इनके अन्य नामों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनके अन्य नामों को भी आप याद रखिएगा। इनकी अगर पत्नी का नाम देखें तो पत्नी इनकी है सुभद्रांगी। इनकी पत्नी का नाम यानी बिंदुसार की पत्नी का नाम सुभद्रांगी है। और इनके तकरीबन 100 पुत्र से भी ज्यादा इनके पुत्र थे, जिनमें मुख्य रूप से सुशीम और अशोक के नामों का उल्लेख आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। तो सुशीम और अशोक मुख्य रूप से बिंदुसार के दो सबसे प्रमुख पुत्र हैं, जिनका उल्लेख आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। तो तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला में मुख्य रूप से 2 विद्रोह हुए। और पहले विद्रोह के विषय में किसने उस विद्रोह को दबाया या किस प्रकार से वो विद्रोह था, उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यह कहा जाता है कि तक्षशिला का जो पहला विद्रोह था वो बिंदुसार के पुत्र सुशीम के कुशासन के आधार पर हुआ था। जो बिंदुसार के पुत्र थे सुशीम, उनके कुशासन के कारण ही पहला तक्षशिला विद्रोह हुआ था। और दूसरा तक्षशिला विद्रोह जब हुआ था तो दूसरे तक्षशिला विद्रोह को अशोक ने जाकर के उसको समाप्त कर दिया था या इस विद्रोह को दबा दिया था। तो यहाँ पर तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसमें प्रथम सुशीम के कुशासन के कारण, और दूसरा विद्रोह हुआ था उसको अशोक ने दबा दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि सीरिया के एक शासक थे जिनका नाम था एंटियोकस। जिनका क्या नाम था? सीरिया के एक शासक थे जिनका नाम था एंटियोकस। और एंटियोकस का एक दूत था, या दूत जिसको बोलते हैं कि उनका एक मंत्री जो कि भारत में आया। जैसे आप जानते हैं कि भारत के कुछ राजदूत होते हैं, तो इसी प्रकार से इस एंटियोकस प्रथम, इसका एक राजदूत या दूत आया बिंदुसार के दरबार में, जिसका नाम था डायमेकस। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था डायमेकस। तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का एक दूत था जिसका नाम था डायमेकस, और यह बिंदुसार के दरबार में आया। सीरिया के नरेश से बिंदुसार ने कुछ ऐसी चीजें उपहार के स्वरूप मांगी जिसमें सूखे अंजीर थे, शराब थी और दार्शनिक थे। तो जो सीरिया नरेश थे उन्होंने सूखे अंजीर भेज दिए, शराब भेजी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेज सका। दार्शनिक देने से मना कर दिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने सीरिया के शासक से अंजीर और शराब मांगी, और सीरिया के शासक ने इन्हें अंजीर और शराब दी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया। और 273 ईसा पूर्व का जो समय था, इस समय में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद 269 ईसा पूर्व में, 273 में बिंदुसार की मृत्यु होती है, और 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठता है, मगध की गद्दी पर। सॉरी। तो जब 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु होती है, तो 4 वर्षों तक अशोक और इसके जो भाई थे उन सब का आपस में विद्रोह होता है राजगद्दी को लेकर के। और कहा जाता है कि अशोक ने अपने सभी 99 भाइयों यानी 99 जो इसके भाई थे उन सब की हत्या कर दी। और इनकी हत्या करने के बाद 4 साल के बाद 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु होती है। और 4 वर्षों के बाद अशोक यानी 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। लेकिन इसके 99 भाइयों की हत्या का विवरण किसी भी इतिहासकार के लेख में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है कि 99 भाइयों की हत्या इसने की थी। तो इस प्रकार से 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक के विषय में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और हम देखेंगे कि अशोक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, किस प्रकार से इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, इसके जो शिलालेख हैं, कितने कितने शिलालेख हैं, किन शिलालेख का क्या महत्व है, उन सभी को देखेंगे। इसके अलावा मौर्य वंश के जो भी प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, स्थापत्य कला से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम एक एक करके समझेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो
तो वीडियो पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों संग इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे मौर्य वंश के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।